हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत और आज का हमारा टॉपिक है समास। तो आज हम समास के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम समास क्या होता है। तो देखिए समास क्या है। समास को हम संक्षिप्त या संक्षेपीकरण भी कहते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त, मतलब किसी बड़ी सी बड़े से वर्डों को क्या कर देना है? छोटा कर देना। शब्दों को, जैसे बहुत से शब्द हैं उनको एक शब्द बना देना, मतलब छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना ही क्या है? हमारा समास है। जैसे मान लीजिए कई सारे शब्द हैं, 1 2 3 4, मतलब ऐसे 3-4 शब्द हैं, उसको हम एक शब्द में अगर रख दिए, एक शब्द में कर दिए तो वही हमारा क्या हो गया? समास हो गया। ठीक है, उसका संक्षिप्त रूप बना दिए हम। तो कई सारे शब्दों को एक कर देना ही हमारा क्या होता है? समास होता है। तो यहाँ देखिए संस्कृत में हम समास को कैसे कहेंगे? अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। इसका मतलब अनेक पदानाम, मतलब अनेक पद मिलकर जब एक पदी भवनम, एक पद हो जाते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। ठीक, अनेक पदों का एक पद हो जाना ही क्या होता है? समास होता है। एग्जाम में परिभाषा लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? 2 या 2 से अधिक, हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग या मेल, जो भी कहिए, शब्दों के योग को समास कहते हैं। तो हमने क्या कहा? 2 या 2 से अधिक, 2 3 4 जितने भी उसमें शब्द होंगे उनको क्या कर देना? एक कर देना ही, उनका योग कर देना ही क्या है? समास है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सत्य एव व्रता, सत्य एव व्रता, देख रहे हो 3 शब्द हैं, इनको मिलके क्या बना दिए? सत्यव्रता, सत्यव्रता। तो ये एक शब्द हो गया, मतलब ये कितने थे? अनेक पद थे, मिलकर एक पद हो गए। तो 2 या 2 से अधिक पदों के योग को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़, यहाँ संस्कृत हम पढ़ रहे हैं तो संस्कृत के हिसाब से हम उदाहरण भी देखेंगे। संस्कृत के हिसाब से समास कैसे करते हैं या फिर समास विग्रह कैसे होता है, ये संस्कृत में होगा, हिंदी वाला यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे संस्कृत में रहेगी, केवल परिभाषा हिंदी में रहेगा। ठीक, अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? समस्त पद। समस्त पद या सामासिक पद उसी को बोलते हैं। तो समस्त पद क्या होता है या फिर सामासिक पद क्या होता है? समास होने के बाद, ये क्या हो गया? समास हो गया है ना। तो समास होने पर जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। तो समास होने के बाद मतलब कई सारे शब्द मिलकर जब एक हो जाते हैं तो वही जो शब्द होता है वही हमारा क्या कहलाता है? समास, क्योंकि उसमें बहुत से हैं। ठीक, तो देखो जैसे इसको भी देख लो, सत्य एवं व्रता, ये क्या है? सत्यव्रता। तो ये हमारा क्या है? तो हम कहेंगे यही हमारा समासिक पद या समस्त पद है। ठीक, जैसे नीलम कंठम यस्य सः। अब देखो हिंदी में क्या होता है? यही नीला है कंठ जिसका, पढ़े हो ना हिंदी में समास, बहुब्रीहि समास क्या है? नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ उसको बोलेंगे। और क्या होता है? शिवजी। तो बहुब्रीहि समास है, पर यहाँ हिंदी वाला नहीं, यहाँ संस्कृत में रहेगा यस्य सः करके। ठीक है, जिसका इसका भी मतलब होगा। तो नीलम कंठम यस्य सः, इसका मतलब क्या होगा? नीलकंठ। अब देखो इतने का, पूरे इतने का एक शब्द बन गया, क्या? नीलकंठ। नीलकंठ यानी शिवजी है ना, शिवजी को ही तो नीलकंठ कहते हैं, तो शिवजी। तो नीला है कंठ जिसका, ये सब तो क्या है? ये सब पद थे, अलग अलग एक हो गए। तो अब ये क्या हो गया? तो हम कहेंगे सामासिक पद या समस्त पद। अब देखिए, अब एक टॉपिक और है समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या होता है? समास के शब्दों को, जो चीज़ समास हो गई, मतलब समास हुई शब्दों को अलग अलग करके लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। एग्जाम में आपको शब्द देगा और कहेगा इसका विग्रह करिए। ठीक है, तो विग्रह मतलब क्या? जैसे ये सत्यव्रता दे देगा और कहेगा इसका विग्रह करिए। तो विग्रह मतलब क्या होता है? इसी पद को अलग अलग कर देना है, मतलब इस रूप में लिख देना है।
तो समास विग्रह क्या होगा, उसको विग्रह मतलब दूर कर देना, अलग अलग कर देना ही क्या होता है, विग्रह। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट थे समास के बारे में जो हमें जानना था। अब हम आगे पढ़ेंगे समास के प्रकार और समास बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा एक बार फिर देख लीजिए। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, ठीक, कई सारे शब्दों को मिलाकर एक कर देना। संस्कृत में अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अनेक पद मिलकर एक पद हो जाना ही समास है। हिंदी में इसकी परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं, जैसे सत्य एवं व्रता, सत्य व्रता। अब हम समझेंगे समासिक पद या समस्त पद क्या है। तो जब समास हो जाता है तो जो शब्द होता है उसी को हम कहते हैं समस्त पद, ठीक। और समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद या समासिक पद, ठीक। समास मतलब समास के शब्दों को अलग कर देना है। अब की बार क्या करना है, अलग करना है। तो अलग करना ही क्या होता है हमारा समास विग्रह, ठीक है। तो ये सब इसके बारे में, समास के बारे में कुछ जानना था। अब हम पढ़ेंगे समास के प्रकार। याद रहे हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं। तो संस्कृत के हिसाब से ही हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। सारे समास के विग्रह कैसे होंगे या फिर विग्रह का समास कैसा होगा, ये हिंदी से अलग रहेगा, संस्कृत में रहेगा, ठीक है। तो संस्कृत का समास टफ होता है, हिंदी में क्या है, हिंदी में थोड़ा आसान है, पर संस्कृत वाला टफ है। क्योंकि संस्कृत में हमें मतलब ये तो सीखना ही है कि कैसे बनाना है, कैसे विग्रह करना है, पर विग्रह में कौन सा शब्द होगा या फिर जुड़ने के बाद कौन सा शब्द होगा संस्कृत में, ये भी हमें सीखना है। तो हम कुछ तरीके, आपको सरल तरीके भी बताएंगे जिससे आप एग्जाम में आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो आप आगे देखिए, चलते हैं। चलिए देखिए समास के भेद। हमने समास पढ़ लिया, समास क्या होता है, समासिक पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, हमने ये सब जान लिया। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। हम लिख देते हैं इसलिए ताकि लिखने में टाइम आपका ना जाए, ठीक है, क्योंकि हम लिखते भी रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लिख दिए हैं, बस आपको समझाना है। तो समास के कितने भेद, 6 भेद, ठीक। समास के कितने भेद पढ़ने हैं, तो हमें समास के 6 भेद पढ़ने हैं, ठीक है। कहीं कहीं 5 होता है, पीएचडी वगैरह करेंगे तो 5 हो, 4 ऐसे होता है, पर हमें डीएलएड के हिसाब से समास के भेद 6 पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। हिंदी में भी यही समास होते हैं, यही सारे उनके भेद होते हैं, संस्कृत में भी वही होते हैं। हिंदी में भी जो जो इसका मतलब है वही संस्कृत में भी है, सिर्फ बदलेगा क्या, समास करने का तरीका और विग्रह, ठीक है। तो इसी में थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, बाकी अगर आप हिंदी में समास पढ़े हैं तो यहाँ भी आराम से समझ सकते हैं। तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, हमें ये सभी समास को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास होता क्या है हम उसके बारे में जानेंगे, और इसका विग्रह या फिर समास कैसे होता है ये सब भी हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए देखिए अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो पहला इसको पहले देखिए संस्कृत में, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, इसका मतलब क्या होता है, जिसका पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, मतलब मुख्य हो, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, जिसका पूर्व पद मुख्य हो वो अव्ययी भाव होता है। यहाँ देख लीजिए पूर्व पद होता क्या है, पूर्व पद मतलब पहला पद, पहला, और दूसरा शब्द इसमें आएगा उत्तर पद मतलब दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद और ये पहला पद, ठीक। तो क्या है, जिसमें पहला पद क्या हो, मुख्य हो, पूर्व पद, जिसका पूर्व पद मुख्य हो वही हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अब देखिए परिभाषा में क्या लिखेंगे, परिभाषा में अगर हिंदी परिभाषा में लिखना है तो इसका भी लिख सकते हैं, जिसका पूर्व पद
मुख्य हो वो हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। नहीं तो इसकी परिभाषा क्या है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, क्या हो, अव्यय। अब अव्यय मतलब क्या होता है, अव्यय। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च हो जाना, खत्म हो जाना, बदल जाना, ऐसे समझिए। पर अगर उसमें अ लग गया, अव्यय मतलब जो खर्च ना हो, जो ना बदले, खर्च ना हो। अब यहाँ पे हम हिंदी संस्कृत में क्या लगा देंगे, जो ना बदले, मतलब जो लिंग पुरुष वचन किसी के हिसाब से ना बदले, वही क्या होता है, हमारा अव्यय होता है। अभी हम आगे अव्यय भी पढ़ेंगे। पर इसमें क्या है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, मतलब अव्यय मतलब उसका पहला पद बदले ही ना, वो वही रहे, वही क्या होता है, हमारा अव्यय। और दूसरा पद संज्ञा हो। संज्ञा सबको पता है, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा मतलब नाम, किसी भी चीज, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जो भी है, नाम को ही हम क्या कहेंगे, संज्ञा। तो इसमें पहला जो पद होगा वो क्या होगा, तो हम कहेंगे अव्यय होगा। और दूसरा पद क्या होगा, यानी सॉरी, यहाँ पूर्व पद लिखे हैं ना, तो यहाँ उत्तर पद लिखिए, उत्तर पद। अगर पहला पद लिखेंगे तब दूसरा पद लिखिएगा, ठीक है। तो उत्तर पद संज्ञा हो, पहला पद अव्यय हो यानी पूर्व पद अव्यय हो, और उत्तर पद यानी दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे, ठीक है। उदाहरण देखिए, उपकृष्णम, उपकृष्णम। तो ये उप क्या है, उप है अव्यय, उप बदलेगा नहीं, चाहे उसका लिंग बदल दो, स्त्रीलिंग कर दो, पुल्लिंग कर दो, चाहे जो कर दो, वो बदलेगा नहीं, बदलेगा। कृष्णम, 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 कृष्णा, कृष्णा नाम है ना, तो नाम मतलब देखिए पहला पद तो अव्यय हो गया और दूसरा पद क्या हो गया, तो हम कहेंगे संज्ञा हो गई। यथा शक्ति, शक्ति संज्ञा। निर्दोषम, निर, निर, इसमें निर है, और दोषम गुण दोष, ये सब भी क्या है, संज्ञा ही तो होते हैं। तो पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे, ठीक है। एक नोट करके लिख लो, एक मिनट, यहाँ नोट करके लिख लो, क्या लिखना है, अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में उपसर्ग, उपसर्ग लगा होता है। अब देखिए, अव्ययी भाव समास में उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग हम पढ़ा दिए हैं, उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, तो उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उपसर्ग। शब्दांश मतलब पूरा शब्द नहीं होता, शब्द का अंश। देखो ये यथा, क्या इसका कोई मतलब है, ये शब्द का केवल एक अंश है। उप, निर, इसमें निर उपसर्ग है, निर। तो याद रखना, जिस समास में उपसर्ग लगा होगा वो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ये तो पहचानने के लिए रख, एग्जाम में जैसे दे दिए यथाशक्ति और पूछ लिया कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो कैसे करोगे, यथाशक्ति। यथा मतलब चाहे ऐसे याद करो, यथा अव्यय, ये बदलेगा, लिंग पुरुष इसके हिसाब से बदलेगा। यथा चाहे स्त्री के साथ जोड़ दो, पुल्लिंग के साथ जोड़ दो, या फिर एक वचन दो वचन, चाहे जो कर दो, यथा का यथा ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी पहचानो। या फिर यथा क्या कहते हैं, आगे वाला अव्यय और दूसरा क्या होगा, संज्ञा। और मैक्सिमम में ज्यादा से ज्यादा तो इतना समझ लो उपसर्ग लगा आएगा। उप, उप उपसर्ग था ना, हम बताए थे। निर, निर उपसर्ग है, तो उपसर्ग से भी पहचान लो, बाकी पूरा मतलब जैसे इसका तरीका है उससे भी पहचान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो हम उसका क्या कहते हैं, विग्रह भी कर दिए हैं। उपकृष्णम का क्या होगा, कृष्णस्य समीपे। अब हिंदी वाला नहीं करना है, संस्कृत है तो संस्कृत में करना है, ठीक है। अब ये सब कैसे हुआ ये हम आगे सीखेंगे, अभी बस मतलब उदाहरण दे रहे थे तो हम सोचे इसका विग्रह भी कर दे। तो उपकृष्णम मतलब कृष्णस्य समीपे, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, निर्दोषम, दोषाणाम अभावा, ठीक। दोषाणाम मतलब अभाव मतलब कमी, तो दोष में कमी हो वही क्या है, निर्दोष, जिसमें दोष ना हो। अभाव मतलब ना हो, दोष ना हो तो निर्दोष। यथा शक्तिम अनतिक्रम्य मतलब जिस शक्ति का विनाश ना हो, शक्ति खत्म ना हो, यथा शक्ति।
कृष्णस्य समीपे क्या होगा? कृष्ण के समीप। उपकृष्ण मतलब कृष्ण के समीप। तो ये है हमारा अव्ययी भाव समास। अब भाई ये तो समझ लिए हम, पर एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे? पता तो होना चाहिए। ऐसे आ गया तो हम समीपे लगाएंगे, या फिर कृष्ण से समीपे आ गया और कह दिए इसका समास बनाइए, इसका समास बनाइए, तो हम उप कैसे जानेंगे कि उप हमको लगाना है? तो यही हम आज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही एक तरीका है जो आगे हम बताएंगे। उसी में आप अव्ययी भाव समास का विग्रह कर सकते हैं या फिर समास कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमने उसको थोड़ा सरल बनाने की कोशिश की है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? हम इसको हटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अव्ययी भाव समास बनाना और विग्रह करना। तो देखो, ध्यान से देखना। अब देखो, हम चीज़ें क्या कर रहे हैं? सरल कर दे रहे हैं, आपको थोड़ा पढ़ने का तरीका बता दे रहे हैं। अब आगे आपको ये सब सीखना है, आपको रिवीजन कर करके ये 2-3 बार इसको पढ़ के याद करना है, ठीक है? तो हम बस आपको सरल तरीका बता दे रहे हैं, बाकी सब आपको ही करना है। देखिए, इति है, क्या है? इति। अगर इति है तो वो अधि हो जाएगा। याद रखना, जब भी समास में आएगा अव्ययी भाव समास में, अगर आपको इति दिखे तो इति को अधि में बदल देना है, और अगर अधि दिखे तो इति कर देना, ठीक है? इसीलिए हम दोनों तरफ तीर कर दिए हैं कि ये आए तो ये आए तो ये कर देना, ठीक? उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए भाई। हरौ इति, हरौ इति। अब इसका समास करना है तो क्या होगा? हम बताएं, इति, ये इति, इसका क्या हो जाएगा? जब समास करेंगे तो आगे हो जाएगा, पर इति किस में बदल जाएगा? तो हम कहेंगे अधि में। तो यहाँ देखो, अधि और हरौ का हरि, तो अधि हरि। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो हम थोड़ा सरल करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो डायरेक्ट भी बताना है, मेरे मतलब डायरेक्ट सब बता देते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि भाई हरौ इति, इति का अधि कैसे हो गया, ये गंगा से समीपम का उपगंगम कैसे हो गया, ठीक? तो इसीलिए हम थोड़ा इसको टॉपिक बना बना के कर रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ। तो हरौ इति, हरौ इति, इति का मतलब क्या होता है? इति को हमें अधि में बदल देना है और इसको आगे कर देना है जब समास करेंगे तब। तो क्या करेंगे? इति को अधि में बदल दिए, और हरौ क्या है? हरि, हरि का ही तो रूप है, तो यहाँ पे हम करेंगे अधि हरि, ठीक? अब एग्जाम में उल्टा दे दिए, ये तो विग्रह था, समास करने को दे दिए और पूछ लेगा कौन सा समास है, तो जान जाएंगे, अधि से पहचान लेंगे अव्ययी भाव है। लेकिन अगर वो दे दिया अधि, एक मिनट सॉरी, रुकिए, ब्लैक से लिखे। अगर वो समास ही दे दिया अधि हरि, अधि हरि, और कहे इसका विग्रह करिए, अधि हरि, एग्जाम में दे दिया समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए, तो अधि से पहचान लेना कि ये क्या है? अव्ययी भाव है। विग्रह कैसे करोगे? तो याद रखना, अधि रहेगा तो उसको किस में बदल देना है? इति में। तो मतलब अधि को इति में बदलना है, हरि का हरौ कर दो, तो ये पीछे चला जाएगा। यही यहाँ था ना, इति क्या था? इधर था, तो आगे लग गया, ये उधर चला गया, अभी उसी का अपोजिट वहाँ कर दो, तो ये अधि का हो जाएगा क्या? वो तो इति होगा, यहाँ होगा, और ये हरौ, ठीक है? क्या हो गया? हरौ इति। तो हरौ इति है तो इति का अधि हो जाएगा अधि हरि, और अधि हरि ही दे दिया तो हरौ इति, यही वहाँ कर देना है, ठीक है? बस दिमाग में रखना है, अधि को इति और इति को अधि में बदल देना है। एक और देखिए, जैसे गोपी इति, गोपी इति, तो गोपी का क्या होता है? संस्कृत में गोपी गोपम होगा, ठीक? तो गोपी इति, इति को किस में बदलना है? तो हम कहेंगे अधि में बदलना है और उसको आगे कर देना है, तो इति का अधि और गोपी का गोपम, तो क्या हो गया? अधि गोपम। इति को हम अधि में बदल दिए। और अगर कह दिया अधि गोपम, अधि गोपम का विग्रह कीजिए, अधि गोपम का विग्रह कीजिए, तो अधि मतलब समझ लेना, अधि को इति में बदल देना है, तो अधि का हो जाएगा इति और गोपम का गोपी कर देना, ठीक है? यहाँ तक समझ में आए? इति का अधि। अब देखो, समीप, समीपम, समीप जो भी रहेगा,
तो समीप अगर आपको दिख गया तो उसमें हमें क्या लगा देना है, तो हम कहेंगे उप। और अगर उप है तो जब विग्रह करेंगे तो समीप कर देना है। समझ रहे हैं? जब समास विग्रह दिया रहेगा तो उसमें समीप रहेगा तो उप कर देना, और जब उप रहेगा उसको विग्रह करने को देगा तो समीप कर देना। ठीक है, तो क्या है, जैसे उपगंगम, देखो संस्कृत में गंगा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, गंग ऐसे करके, ऐसे गा, ऐसे ऐसे गंगा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखे नहीं, हम डायरेक्ट गंगा लिख दिए हैं। तो उपगंगम, उपगंगम, तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें, उप दिख रहा है। तो याद आ जाए उप का मतलब क्या होता है, समीप। तो ये उप समीप में बदल जाएगा और गंगम का गंगस्य। ठीक है, तो उपगंगम क्या हो जाएगा, गंगस्य समीपम। उप किस में बदल गया, समीपम में। ठीक है भाई, हमको विग्रह करना है, फिर विग्रह को समास करना है। बस हम आपको थोड़ा तरीका बता दे रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे समझना है। नहीं तो संस्कृत में जैसे हिंदी में डायरेक्ट विग्रह करना सिखाया जाता है, संस्कृत में भी, पर कैसे करोगे हमें पता है, समझ ही नहीं पाओगे कि हम समीप का उप, उप का समीप हो कैसे रहा है। तो यही हम टॉपिक कर दिए हैं। तो उपगंगम का क्या कर देंगे, गंगस्य समीपम। उपनगरम, बताओ उपनगरम है और कहे इसका विग्रह करो तो क्या हो जाएगा, नगरस्य, और उप का उधर जाके क्या हो जाएगा, समीपम। तो नगरस्य समीपम, या फिर दे दिए नगरस्य समीपम का समास करिए, तो क्या करेंगे, समीपम को किस में बदलेंगे, तो उप में बदल देंगे। तो उपनगरम, और गंगस्य समीपम दिए तो क्या करेंगे, उपगंगम। ठीक है, तो दो टॉपिक यहाँ देखो क्या है, इत को अध में, अधि को इत में, समीप आया तो उप, उप आया तो समीप में। ठीक है, विग्रह करने को देगा अलग करने के लिए तो समीप लगा देना है, और अगर विग्रह रहेगा समीप बन के आएगा तो उसको उप लगा देना है समास करते टाइम। ठीक है, ऐसे बहुत टॉपिक है, हम आपको 5-6 समझा दे रहे हैं। आई होप उसी में से एग्जाम में आ जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, चलिए अगला देखिए, समृद्धि बदलेगा किसमें, सु में। ठीक है, विग्रह में जब समृद्धि रहेगा तो उसको सु में बदल देना है, या फिर सु लगा रहेगा और विग्रह करने को देगा तो समृद्धि कर देना है। ठीक है, जैसे देखिए, वीक्षाणाम समृद्धि, वीक्षाणाम समृद्धि, तो देखो समृद्धि का क्या कर देना है, सु। जब समास करेंगे तब की बात कर रहे हैं, ये तो विग्रह होके आया है ना, अलग अलग है तो विग्रह है, समास करना है। तो समास करते टाइम समृद्धि का सु, और अगर सु है तो वो समृद्धि हो जाएगा। तो समृद्धि का हम कर देंगे सु, वीक्षाणाम है तो वीक्षणम, देख लो, वीक्षाणाम समृद्धि सुवीक्षणम। ठीक है, वीक्षाणाम का वीक्षणम कर दिए और समृद्धि का सु, ये है क्या, समास हो गया, समासिक पद हो गए। अब अगर एग्जाम में आ जाए सुवीक्षणम, तो सु से पहचान लेना क्या है, ये हमारा क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास है, सुवीक्षणम, सुवीक्षणम। अब इसका बोल दिए विग्रह करो तो सु का क्या कर देना है, समृद्धि। ठीक है, तो भिक्षाणाम समृद्धि हो जाएगा। ठीक, अब देखो दूसरा क्या है, अभावः, अभावः का निर हो जाएगा। ठीक, अगर अलग अलग होके विग्रह होके आया है तो उसमें अभाव लगा रहेगा तो आपको निर कर देना है, और अगर निर लग के आया है मतलब शब्द बना है और उसको विग्रह करने को कहेगा तो अभावः। ठीक है, तो जैसे मस्कानाम अभावः, तो क्या होगा, निर्मस्कम, निर्मस्कम। ठीक है, क्या कर दिए, निर, ये आधर रहा है ना तो ऊपर हो जाएगा, तो अभावा दिखेगा तो बस इतना याद रखो क्या कर देना है उसको, निर, और निर लगा रहेगा तो जब विग्रह करेंगे तो अभावा कर देंगे। ठीक है, सदृशः का स हो जाएगा, जब विच्छेद मतलब सॉरी विग्रह करेंगे तो सदृशः लगाएंगे, और समास करेंगे तो स, मतलब अगर स लग के आएगा तो जब विग्रह करेंगे तो सदृशः कर देंगे, और अगर विग्रह रहेगा तो स लगा के समास कर देंगे। जैसे सदृशः सख्या, संख्या नहीं है ये, सख्या सखी वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सदृशः सख्या, मतलब सख्या का क्या, सदृशः का क्या कर देंगे, स, केवल श, तो क्या हो जाएगा, स, और सख्या का सखी, स सखी। ठीक है, सदृशः वर्णेन, क्या हो जाएगा, सदृशः का स, और वर्णम क्या हो गया, सदृशः वर्णेन स वर्णम,
और अगर एग्जाम में दे दिए स सखी या स वर्णम और कह दिए इसका विग्रह करो, तो क्या करना, स को सदृश कर देना है। ठीक है, तो क्लास लंबी होती जा रही है, अब हम यही अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब अगर कुछ बच जाते हैं तो आप अपनी बुक से या फिर सीरीज से इसको देख लीजिएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। और हमारा आज अव्ययी भाव समास खत्म हो गया। अब अगला हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, जो कि कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।